नमस्कार। आज की हमारी कहानी है और मान बह गया। लंबे इंतजार के बाद आज देश के नामी उद्योगपति गौतम खन्ना और विश्व सुंदरी यशोधरा साथ फेरे लेकर विवाह के बंधन में बंध गए थे। देखने वालों के होठों पर यही बात थी कि ऐसी खूबसूरत जोड़ी दूसरी नहीं। भीड़ से बेपरवाह प्रेम पगी आंखों से वर वधू एक दूसरे को निहार रहे थे। दोनों का मिलना भी किसी इत्तेफाक से कम नहीं था। गौतम ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जज बनकर किया गया कि मिस वर्ल्ड की प्रतियोगिता के लिए चयनित हुई। ब्रेन और ब्यूटी की प्रतिमूर्ति यशोधरा उसकी चाहत ही बन गई। जैसे भी हो विश्व सुंदरी का ताज यशोधरा के सिर पर सजे। यशोधरा के साथ गौतम का भी जुनून बनकर रह गया था। 2 महीने बाद विश्व स्तर पर होने वाली इस प्रतियोगिता के हर इवेंट की तैयारी के लिए यशोधरा को विशेष रूप से प्रशिक्षित करने के लिए गौतम हर प्रकार से तैयार था। राहें आसान नहीं थीं, पर यह गौतम की कोशिशें और यशोधरा की साधना का परिणाम ही था कि 100 से ज्यादा सुंदरियों को पराजित करके विश्व सुंदरी का ताज पहनने में सफल रही। यशोधरा की इस उपलब्धि में गौतम की भी बहुत बड़ी भागीदारी थी। कितने महीनों के इंतजार के बाद खुशियों का सारी कायनात लिए आज का दिन आया था, जब 2 तन कानूनन एक हो गए थे। वर वधू दोनों के माता पिता के चेहरों पर असीम खुशी थी। 2 हफ्तों का हनीमून मनाकर गौतम और यशोधरा लौट आई थे। जीवन पुराने ढर्रे पर चल पड़ा था। गौतम अपने कारोबार में लग गया। विश्व सुंदरी बनने के बाद की गतिविधियों में यशोधरा के दिन व्यस्त से व्यस्ततर होते गए। स्विट्जरलैंड के छोटे शहरों में भी तो यशोधरा के प्रशंसकों ने इस तरह से उसे घेर लिया था कि उनके पीछा छुड़ाने के लिए गौतम को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। हर शहर में होने वाले आए दिन के समारोहों में चीफ गेस्ट बनकर जाना तो आम बात हो गई थी। कहीं किसी ब्यूटी पार्लर के उद्घाटन की फीता काटना होता था, तो कहीं नारी शक्तिकरण के मंच को सुशोभित करना पड़ता था। ऐसे समारोहों में वे कभी कभी प्यार मनुहार से गौतम या अपनी सास को भी ले जाया करती थी। पूर्व विश्व सुंदरी हो जाने के बाद भी यशोधरा को शहर से बाहर के आमंत्रण भी स्वीकारने होते थे। विदेशों के चक्कर भी लगते। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से ब्यूटी प्रोडक्ट्स के प्रचार के लिए भी यशोधरा को जाना पड़ता था। मॉडलिंग एवं फिल्मी ऑफर्स की भी भरमार हो गई थी। 2-4 फिल्मों में काम मिलने की बात चल रही थी। मीडिया वालों का घर में हमेशा आना जाना लगा रहता था। अपनी ख्याति और उपलब्धियों पर यशोधरा तो फूली नहीं समा रही थी। शुरू में गौतम का सहयोग भी खूब रहा, पर धीरे धीरे वह उसके कार्यक्रमों में बोर होने लगा, क्योंकि सबकी नज़रें तो उसकी पत्नी पर होती थीं। वह फालतू का बाउंसर सा उसके इर्द गिर्द रहता था। कई बार तो उसे दूसरे बाउंसर की तरह भीड़ द्वारा धकेला भी गया। फिर भी गौतम को रंज न था। वह ट्रॉफी वाइफ से खुश था। इन सारी हलचलों को महीनों तक सभी ने तरजीह देते हुए खूब एंजॉय किया। जब यशोधरा की रंगारंग गतिविधियाँ दिन दूनी रात चौगनी होती गईं, तो गौतम की माँ अनीता एवं पिता रमेश खींच उठे। गौतम ने भी यशोधरा को प्यार से समझाते हुए उसकी सीमाएं समझाईं, लेकिन यशोधरा अपनी विश्व सुंदरी के ताज को घर की 4 दीवार की शोभा किसी भी कीमत पर नहीं बढ़ने देना चाहती थी। प्यार विश्वास के पंखों के साथ उड़ने के लिए यशोधरा को उन्मुक्त गगन क्या मिला कि उसने धूप के सारे हिस्से अपने नाम कर लिए। उसकी यह स्वार्थता तूल ही पकड़ने वाली थी कि प्यार या प्रकृति जिसकी भी भूल हो, फिर जो कुछ घटित हुआ उसने उसकी सारी अवमाननाओं को बिसारते हुए पूरे परिवार पर खुशियों की बारिश सी कर दी। हालांकि इतनी जल्दी इस रूप में स्वयं को देखने की चाहत यशोधरा को नहीं थी, फिर भी परिवार में स्वयं को अहमियत के शीर्ष पर विराजते देख खामोश रही। उसकी खुद की हिम्मत नहीं हुई कि अबॉर्शन कराए। डॉक्टर भी उसके खिलाफ थे। गौतम के परिवार ने एक बार फिर अति उत्साह व उमंग के साथ अपनी इस खुशी को सेलिब्रेट किया
आयुष ने अभी अपने डगमगाते कदमों को संभाला भी नहीं था कि नन्ही आशी आ गई। फिर यशोधरा को एक लंबे समय तक अपनी रंगारंग गतिविधियों पर विराम लगाना पड़ा, जो उस जैसी महत्वाकांक्षी के लिए आसान नहीं था। समय के साथ जब माँ के रूप में उसकी जिम्मेदारियाँ कम हुई, तो किसी धूमकेतु की तरह वह अपनी प्रसिद्धियों की राह पर एक बार फिर से चल पड़ी। प्यार दुलार, हार मनोहार, तकरार आदि सारी बाधाओं को, पारिवारिक विरोध के चट्टान को दृढ़ता से पार करती हुई निरंतर आगे बढ़ती चली गई। उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा कि उसकी बच्चों और पति को जरूरत है। राष्ट्रीय बाजार के फैशन की दुनिया में यशोधरा के अद्भुत प्रचार ने एक क्रांति से ला दी। उसकी प्रसिद्धि पहले ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक फैली थी। उन्होंने फिर यशोधरा से संपर्क किया और अपने बाजार में उसे उतार लिया। एक सुंदर, सफल माँ और पत्नी की असीमित योग्यताओं के साथ उसके सूट बहुत बोल्ड होने लगे। वह साबित करना चाहती थी कि माँ बनकर भी उसका शरीर शादी से पहले जैसा ही है। ऐसे बाजार किसी पर वारे न्यारे होते हैं तो उसे अच्छी तरह भुनाते भी हैं। उन्होंने यशोधरा के प्रचार का बहुत सा नाजायज फायदा उठाना आरंभ किया। बिजनेस के काम से न्यूयॉर्क गए गौतम की नज़र किसी मॉल में यशोधरा के अर्धनग्न प्रोटेक्ट पर पड़ी। फिर वह जिस भी मॉल या ब्रांडेड शॉप में गया, हंसती मुस्कुराती अपनी दिलकश अदाओं में लोगों को लुभाती यशोधरा ही यशोधरा थी। यह सूट यशोधरा ने गौतम को दिखाया भी नहीं था। कैफियत के लिए गौतम ने यशोधरा से संपर्क करना चाहा, पर वह किसी जरूरी फंक्शन में थी। गौतम की अनगिनत मिस्ड कॉल को देखकर भी उसने कॉल बैक करने की आवश्यकता नहीं समझी। झल्लाकर गौतम ने भी फिर उसे कॉल नहीं की। वापसी में लंदन होते लौटना था। वहाँ भी लंदन के नामी मॉल्स और शॉप्स में यशोधरा के अर्धनग्न प्रोडक्ट्स को देखकर वह बौखला गया। यहाँ के बाजारों ने भी यशोधरा के सौंदर्य की मादकता को जी भरकर भुनाया था। अब बाजार विदेशों का था तो मुंह पर घूंघट डालकर प्रोटेक्ट तो बनवाने नहीं। जिस हद तक वे यशोधरा के शारीरिक सौंदर्य को उघाड़ कर भुना सकते थे, खुलकर भुनाया। यशोधरा ने भी बहुत खुलकर पोज दिए थे, ऐसे जो शायद गौतम ने अपने कमरे में भी ना देखे होंगे, चूँकि यह सब कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत था। यशोधरा अपनी विदेश यात्राओं के दौरान यही सब करती रही। धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। ख्याति के लिए घर की प्रतिष्ठा को दांव पर लगाकर इस हद तक चली जाएगी, ऐसा गौतम ने स्वप्न में भी नहीं सोचा था। उसके संबंधी मित्रगण, सबसे बढ़कर उसके पिता का भी बिजनेस के कामों में लंदन, अमेरिका आना जाना हमेशा होता रहता था। यशोधरा के इस तरह के प्रोडक्ट्स को देखकर, उनकी प्रतिक्रियाओं की कल्पना करके गौतम इतनी ठंड में भी पसीने से भीग गया। उसने यशोधरा को फोन पर ही बहुत जलीकटी सुनाई। वह अपनी निर्दोषिता बताती रही, लेकिन गौतम ने कुछ नहीं सुना और गरजता रहा। क्रोध के मारे सारे कामों को स्थगित कर वह लौट पड़ा। गौतम के प्यार और विश्वास का अच्छा प्रतिदान दिया था यशोधरा ने। कैसे वह यशोधरा के पास जल्द से जल्द पहुंचकर उसकी इस हरकत का सबब मांगे, सोचकर सारे रास्ते वह चलता भुनता रहा। घर पर जब यशोधरा ही नहीं मिली, तब गौतम के क्रोध का पारा 7वें आसमान को छूने लगा। वह तो बच्चों के साथ शहर से बाहर गई हुई थी, जबकि इस परिस्थिति में कम से कम गौतम के आने तक उसे घर में रहना था। माँ को भी वह कुछ बताकर नहीं गई थी। उसने गुस्से में अपने फ़ोन को भी स्विच ऑफ कर रखा था। यशोधरा की जानकारी गौतम ने उसकी माँ से लेनी चाहिए, तो उन्होंने भी अपनी अनभिज्ञता जताई। 2 दिन के बाद यशोधरा लौटी तो बेडरूम में जो बम फूटा वह सब कुछ ध्वंस कर गया। अब मेरा वकील कोर्ट में ही तुम्हें देखेगा, कहते हुए क्रोध से चीखती हुई यशोधरा बच्चों के साथ उसी समय घर से निकल गई। दूसरे दिन ही उसने अपना और बच्चों की जरूरत का सामान मंगवा लिया। दोनों के बीच का घटित मामला किसी दावानल की तरह पूरे शहर में फैल गया। गौतम परिवार की प्रतिष्ठा
गलियों चौराहों की गपगोष्ठियां बन गई। उनके मान सम्मान से चलने वाले अफवाहों की आहुति देते हुए खूब हाथ सेक रहे थे। खुशियों की प्रतिध्वनियां मातमी गूंज बनकर रह गई थीं। जो काम गौतम को करना था उसे यशोधरा ने कर दिखाया। महीने के अंदर ही अलग होने की कार्रवाई आरंभ हो गई। कोर्ट का नोटिस मिलते ही वह बौखला गया। अनीता जी ने स्वयं जाकर यशोधरा को हर तरह से समझाने की कोशिश की, पर उसने कुछ भी सुनने से इनकार कर दिया। पहली सुनवाई के दिन जज साहब ने गौतम और यशोधरा को अपने चैम्बर में बुलाकर सारे प्रतिवादों को भूल जाने को कहा। पारिवारिक प्रतिष्ठा के साथ साथ बच्चों की टूटन का भी एहसास दिलाया। गौतम शांत रहा, पर यशोधरा क्रोध से चीख रही थी। नहीं जज साहब, इसने मेरी एक भी नहीं सुनी। मुझे निर्दोषिता का कोई साक्ष्य नहीं देने दिया, मेरा विश्वास तक नहीं किया। मेरा साथ देने के बदले मुझ पर अपने बच्चों की मां पर हाथ उठाने की जुर्रत की। मैं इसके साथ नहीं रह सकती। ठीक है, तो आप दोनों आपसी सहमति से अलग हो जाएं। परिवार की इज्जत को सरेआम तमाशा न बनाइए। बच्चों पर आप दोनों का समान अधिकार है। उनकी कस्टडी का निर्णय आप दोनों मिलकर विचार करके ले लीजिए। उस दिन कोर्ट में फिर सुनवाई नहीं हुई। तारीख को आगे बढ़ा दिया गया, लेकिन मीडिया वाले भी कहीं किसी के होते हैं। नमक मिर्च के साथ जो नहीं हुआ उसे भी खूब उछाला। कभी गौतम का नाम किसी अनजान से जोड़ा, तो कभी यशोधरा को किसी और की बाहों में बांध अंशशायनी ही बनाकर रख दिया। कभी उसकी गौतम से करोड़ों रुपए की मांग की बात उड़ाई। नित नई अफवाहें बिना पंख के ही चारों ओर उड़ रही थीं। परिवार की खुशियों ने दम तोड़ दिया था। चारों ओर उदासी बिखरी थी। बच्चों के बिना सूना घर गौतम को काटने लगा था। अपने उतावलेपन में कहीं सच में उससे गलतियां तो नहीं हो गईं। गौतम रोज सोचता, यशोधरा की उपलब्धियों से तो वह भी अभिभूत था। वह भी तो गर्व से फूला नहीं समाता था। कितने ही काम उसने सिर्फ इसीलिए कराए थे कि काम करने वाले को यशोधरा से मिलने का मौका मिला था। गौतम, आकर देखिए तो जरा तुम्हारे और यशोधरा के बारे में जो बातें कल तक न्यूज़पेपर तक सीमित थीं, आज टीवी पर किस धड़ल्ले से दिखाई जा रही हैं। तुम दोनों के संबंध में कैसी अभद्र अफवाहों को हवा दी जा रही है। शर्म से हम गले जा रहे हैं। आपके पापा ने तो बाहर ही निकलना छोड़ दिया है, फिर भी आए दिन मिलने वाले कोई न कोई चुपती बात उछाल ही देते हैं। देश के नामी जिस उद्योगपति रमेश के समक्ष जिन लोगों का आने में पसीना छूट जाता था, अब उनकी भी हंसी का पात्र बनना पड़ रहा है। प्रतिद्वंदियों को अलग से नया मसाला मिल गया है। अनीता जी कुछ और आगे कहती, उससे पहले ही परेशान सा गौतम यह कहते हुए उनके पास आकर बैठ गया। बस कीजिए माँ, धारा प्रभा बोले ही जा रही हैं। आप ही बताएं, इस विष वृक्ष के बीज या यशोधरा ने नहीं बोए हैं। इसके पीछे उसकी कुटिल महत्वाकांक्षाएं नहीं हैं। कोर्ट में उसके पागल वकील ने मुझे जिस तरह से झूठी तोहमत लगाते हुए जलील किया है, उसे देखते हुए मैं तो उसे छोड़ूंगा नहीं। सारी दलीलें झूठी हैं। इस सत्य को जानते हुए भी यशोधरा आए दिन मीडिया वालों को बुलाकर कहानियां सुना रही है। यह उचित है क्या? अनीता जी बोली। आयुष और आशी को याद करके मैं बेचैन हूँ। अकारण ही वे मासूम आप दोनों की लड़ाई में पिसकर रह गए हैं। जब तुम दोनों ने अलग होने का निर्णय ले ही लिया है, तो फिर ये इस फालतू फसाद को क्यों तरजीह दी जा रही है? रहा बच्चों की कस्टडी का प्रश्न, तो उनकी मर्जी के अनुसार वहीं रहने दीजिए जहां वे चाहें। ऐसे भी परिवार जब टूटते हैं तो ज़्यादा प्रभावित बच्चे ही होते हैं। ऐसी अति महत्वाकांक्षी लड़कियां शादी की मर्यादा ज़्यादा दिनों तक नहीं रख पाती हैं। उस समय हमने तुम्हें कितना समझाया था, लेकिन उसके विश्व सुंदरी के ताज की चकाचौंध ने तुम्हारी सोचने समझने की शक्ति ही हर ली थी। फिर जिसकी माँ ने ही इस रिश्ते की पावनता का मान नहीं रखा, वह अपनी बेटी का घर बसाने के लिए कुछ करेगी, उससे ऐसी उम्मीद रखने का कोई औचित्य ही नहीं है। अपने बचपन की संगिनी अनन्या का मन भी तो
तुमने कितनी निर्दयता से तोड़ा था। साथ में हमारे सपनों में भी तो तुमने मायूसी भर दी थी। वह तुम्हारा इंतजार करती रही और तुम सेहरा पहनकर किसी और के नूर बन गए। माँ चुप बैठी रही। जब गौतम ने कुछ नहीं कहा तो उन्होंने फिर कहा, जो भी हुआ उसे वापस तो मोड़ा नहीं जा सकता। अब कल की तारीख पर कोर्ट में सब कुछ पर निर्णय हो जाना चाहिए। जो भी वह चाहती है देकर रफा दफा कर दी। अब और जिल्लतें मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। कहते हुए अनीता जी का स्वर अवरुद्ध हो गया। ऐसी ही उहापोह में दिन गुजर रहे थे। परिवार, रिश्तेदारों, संगे संबंधियों, दोस्तों, मीडिया सभी के आक्षेपों से घबराकर किसी एकांत की खोज में गौतम गोवा चला गया। एक समुद्र के तट पर बैठकर गौतम एकाग्रता से आत्ममंथन कर रहा था। मन में आंधियां ही आंधियां थीं, जिन्होंने उसके हंसते गाते मुस्कुराते चमन को उजाड़ कर रख दिया था। बाहर लहरों को उछालते हुए समंदर था तो मन के अंदर भूत, वर्तमान एवं भविष्य का समंदर विकराल लहरों को घेर उन्हें अतल गहराइयों में डुबो रहा था कि यशोधरा के साथ कहीं उससे ज्यादती तो नहीं हो गई। क्या पता सच में इन सब के पीछे उसकी कोई मजबूरी रही हो। अपनी निर्दोषिता को प्रमाणित करने के लिए वह जो कुछ भी कह रही थी उसे निर्विवाद सुनना था। बेगुनाही की फरियाद करने का एक अवसर तो देना था। घर से निकलने की बात कहकर उस पर हाथ उठाने की गलती वह कैसे कर बैठा। यशोधरा के मान सम्मान का भी ख्याल नहीं रखा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की स्किन दिखाने की जरूरत से अच्छी तरह वाकिफ होने के बावजूद यशोधरा को कुछ भी कहने का अवसर उसने नहीं दिया। अविश्वास की अग्नि में अपनी पारिवारिक सुख शांति को स्वाहा कर दिया। यह सोचकर उसकी आंखें भर आईं। बच्चों के साथ अब यशोधरा की यादों में वह विहल हो उठा। चाहत की असीम वेदना से वह तड़प उठा, पर अब कर भी क्या सकता था। तीर कमान से निकल चुका था। यशोधरा के स्वाभिमान से वह अच्छी तरह वाकिफ था। 6 साल पहले इसी प्राइवेट बीच पर यशोधरा के साथ उसने कितना आनंद उठाया था। उसकी एक एक अदाओं पर वह सम्मोहित होकर बलिहार गया था। दूसरे पति पत्नी का हर जोड़ा उसे अब साथ भरने लगा था। वह अब यशोधरा और बच्चों से दूर नहीं रह सकता था। जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ। सभी कुछ पहले की तरह हो जाए, जाकर पूरी कोशिश करेगा। जल्दी से वह लौटने लगा तो दूसरी ओर समंदर को निहारते हुए जिसे देखा, सहसा वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सका। डूबते सूरज की किरणों को जल की अनंत धाराओं में प्रतिबिंबित होते देखना यशोधरा को बहुत भाता था और वह उसी को देख रही थी। बिना श्रृंगार के उदासी की प्रतिमूर्ति बनी यशोधरा वहीं उसी बीच पर थी। उसके पावन सौंदर्य की मोहकता अप्रतिभा थी। अपनी इस अमूल्य धरोहर को फिर कहीं खो न बैठे, कल्पना करके गौतम कांपते मन में क्षमा याचना की चाहत लिए यशोधरा की तरफ तेज कदमों में भागा, लेकिन एक बड़ी लहर में फंसकर रह गया। जब तक वह भीड़ से निकलता, यशोधरा उसकी नज़रों से दूर जा चुकी थी। काउंटर पर जाकर पता चला कि यशोधरा अभी अभी चेकआउट कर गई है। गौतम एयरपोर्ट आया। बिजनेस क्लास की सीटें भरी हुई थीं और इकोनॉमी में उसे सबसे पीछे सीट मिली। वह इतनी बुरी तरह थका था कि जिस मकसद से आया था उसे भूलकर बैठते ही सो गया और जब हवाई जहाज उतर चुका था तो होस्टेस ने उसे जगाया। जहाज से उतरने के बाद गौतम की व्याकुल नजरें यशोधरा को ही ढूंढ रही थीं। तन मन दोनों से थक गए थे, पर पांव किसी अनजान दिशा में बढ़ते गए। उसने गाड़ी मैरीन ड्राइव पर रुकवा ली। इसी मैरीन ड्राइव पर वह यशोधरा के साथ बैठा करता था जब वह इतनी जानी पहचानी नहीं थी, पर वह सर ढके रहती थी ताकि आने जाने वाले तंग न करें। थक कर वह पत्थरों के चबूतरे पर जाकर बैठ गया। रात का अंधेरा फैल चुका था। आकाश में पूनम का चांद था। अचानक गौतम को बराबर में किसी के बैठने का आभास हुआ और जिसे बैठे पाया उसे अपनी आंखों का भ्रम समझा। आहिस्ता से उठकर गौतम यशोधरा के पास जा बैठा। छिटकती हुई श्वेत चांदनी में
नहाते हुए यशोधरा के संगमरमरी बदन के चारों ओर गौतम ने अपनी बाहें क्या फैलाईं कि वह सिमटकर उसके आगोश में आ गई। पश्चाताप के अश्रु जल से दोनों की पलकें भीगी हुई थीं। एक दूजे को बाहों में बांधे हुए सुध-बुध खोए एक दूसरे को अपलक निहार रहे थे, मानो दोनों के विदग्ध तप्त मन में प्यार का अमृत बरस रहा हो। पल भर में सारे गिले शिकवे जाते रहे, पानी की तरह सारा मान बह गया। एक दूसरे में समाये दिल की धड़कनों को सुन रहे थे। उन दोनों के मिलन को देख उत्साह और उमंग से आलोकित होकर समंदर मानो अपनी प्यार भरी लहरों को उछालकर उन्हें भिगो रहा था। आज सदियों बाद कोई अनारकली फूलों की चादर के नीचे अपने साहबे आलम की बाहों में खोई पड़ी थी। फर्क सिर्फ इतना था कि यह अनारकली अपने सलीम की मलिका एवं उसके दो प्यारे प्यारे बच्चों की माँ थी। उस सलीम की अनारकली ने अपने साहिब आलम को रुसवाई से बचाने के लिए दीवार में चुनवा देने से पहले केवल एक दिन की हिंदुस्तानी मलिका बनने की ख्वाहिश की गुहार अकबर आजम से लगाकर कांटों का ताज पहना था। तो आज इस अनारकली ने अपने सलीम और बच्चों के खातिर विश्व सुंदरी के ताज की गरिमा को गर्व से ठुकराते हुए अपने प्यार भरे आशियाने की ओर लौटने को प्रतिबद्ध थी। यह अनारकली है, उस पर उसका ही नहीं हजारों दीवानों का हक भी है। उसे समझौता करना पड़ेगा, पर यह जबरन समझौता नहीं, प्रेम की समझ है। प्रेम में लेना होता है तो देना भी। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए।